हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम 9th क्लास में इतिहास का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और आज का ये वीडियो इस लेसन का लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट है। बच्चों, पिछले ही 2 वीडियो में आपने नाज़ीवाद किसे कहते हैं और हिटलर का उदय कैसे हुआ उनके बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम हिटलर द्वारा लोकतंत्र का ध्वंस और द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों, आपने देखा कि हिटलर ने वर्साय की संधि के पश्चात जर्मनी को जितना भी नुकसान हुआ था उन सभी का बदला लेने के लिए जर्मन कामगार पार्टी में शामिल होता है और फिर धीरे धीरे करके आगे चलकर इसी पार्टी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया और कुछ ही दिनों में उसने नाज़ी पार्टी को पूरे जर्मनी का सबसे बड़ा दल घोषित कर दिया और जितने भी चुनाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा वोट भी इसी दल को मिला। जब हिटलर ने एक तरीके से जर्मनी की सत्ता संभाल ही ली थी तो उसने अपने भाषणों से और जनसभाओं या रैलियों के द्वारा जर्मनी की जनता को भी अपने पक्ष में कर लिया था और उसके जो अनुयायी थे वो भी हिटलर को एक मसीहा के रूप में बताते थे। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि हिटलर ने लोकतंत्र का ध्वंस कैसे किया, यानी लोकतंत्र का अंत कैसे किया। क्योंकि आपने पढ़ा वाइमर गणराज्य के बारे में पढ़ा था कि गणराज्य की स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ पर हिटलर ने उसे समाप्त कर दिया। बच्चों, हुआ ये था कि 30 जनवरी 1933 को यानी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने, जो उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति थे, हिटलर को चांसलर पद संभालने का न्योता दिया। और उस समय जर्मनी में चांसलर का पद मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद हुआ करता था। इधर हिटलर की पार्टी नाज़ी पार्टी ने भी रूढ़िवादियों को अपने उद्देश्यों से जोड़ लिया था, यानी उन्हें अपने पक्ष में कर लिया था। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने जर्मनी से कम्युनिस्टों का निष्कासन करना शुरू कर दिया था। फरवरी में वहाँ पर एक अग्निकांड की घटना हो गई थी, जर्मन संसद भवन में आग लगने की घटना हुई थी और इस घटना ने हिटलर की मुश्किलों को आसान कर दिया था। 28 फरवरी 1933 को जारी अग्नि अध्यादेश, जिसे हम फायर डिक्री कहते हैं, के जरिए हिटलर ने अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। जबकि वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था और संविधान में इसके बारे में कहा भी गया था, लेकिन हिटलर ने इन्हीं अधिकारों को समाप्त कर दिया। इसी के तहत हिटलर ने फ़ायदा उठाते हुए अपने कट्टर दुश्मनों को, जो कम्युनिस्ट थे, उन्हें रातों ही रात कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया और उन्हें वहीं ले जाकर बंद कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप ऐसे स्थान होते थे बच्चों जहाँ पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद करके रखा जाता था। एक तरीके से कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। नाज़ियों ने अब कुल 52 किस्म की 52 टाइप के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था और कम्युनिस्ट भी उन्हीं में से एक थे। विशेषाधिकार अधिनियम यानी इनेबलिंग एक्ट बच्चों, ये 3 मार्च 1933 को पारित किया गया था। इस विशेषाधिकार अधिनियम के तहत जर्मनी में साफ तौर से तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद की उपेक्षा का अधिकार दे दिया और सिर्फ अध्यादेशों के द्वारा ही शासन चलाने का निरंकुश अधिकार भी हिटलर को मिल गया था। हिटलर ने इसका फ़ायदा उठाते हुए नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा जितने भी राजनीतिक पार्टियां थीं और ट्रेड यूनियन थे उन पर पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। ये पूरे तानाशाही शासन की एक प्रमुख विशेषता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। नाज़ियों के हिसाब से समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से ही मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, गुप्तचर राज्य पुलिस। इसके अलावा अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा का गठन किया गया। नवगठित दस्तों को
असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए और इस अधिकारों का उन लोगों ने बखूबी प्रयोग किया और ज़्यादातर देखा जाए तो उनकी एक छवि खूंखार अपराधी के तौर पर होती गई। सेना को ये अधिकार दिया गया था कि वह बिना किसी कानून के या कानूनी कार्यवाही के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या देश निकाला दे सकते हैं। पुलिस बल निरंकुश हो चुके थे क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा हो चुका था कि उनके भी किसी भी कार्य के लिए सरकार द्वारा या हिटलर द्वारा कोई दंड नहीं दिया जा सकता है, तो वो अपने इस निरंकुशता का प्रयोग यहूदियों पर बखूबी कर रहे थे। इन सब कठिन परिस्थितियों में भी हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और ये जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार शाख्त को सौंप दी। शाख्त ने सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के द्वारा 100% उत्पादन यानी प्रोडक्शन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रसिद्ध जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना का ही परिणाम है। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से अपना समर्थन वापस ले लिया, यानी उसने धीरे धीरे करके अपनी विदेश नीति को मजबूत बनाने का प्रयास किया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। हिटलर ने विदेश नीति के मोर्चे पर एक जन एक साम्राज्य और एक नेता के नारे के तहत 1938 में ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से अलग हो चुका था। चेकोस्लोवाकिया को भी अपने कब्जे में ले लिया और इन सभी कार्यों में इंग्लैंड ने अपना मूक समर्थन जर्मनी को दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि इंग्लैंड ये जान रहा था कि वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और इस तरीके से कहीं ना कहीं से वो जर्मनी को मूक रूप से या साइलेंटली सपोर्ट कर रहा था। बच्चों, ये पिक्चर मैंने आपकी बुक से ही ली है और ये उस समय आप देख सकते हैं कि हिटलर ने अपनी सत्ता का कैसे विस्तार किया था। ये जो येलो पार्ट में जहाँ मैंने रेड डॉट लगाया है, ये जर्मनी का हिस्सा है। इसके अलावा जो पिंक आपको दिख रहे हैं वो ये धुरी शक्तियों को मदद करने वाले देश थे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। थोड़ा सा जो ग्रेइश है ये जर्मन कब्जे वाले इलाके थे। जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं वो इटली और उसका इलाका था और जो पर्पल दिख रहा है ये तटस्थ देश थे, यानी ना इन्होंने मित्र राष्ट्रों को समर्थन दिया था ना धुरी शक्तियों को अपना समर्थन दिया था। इस तरीके से आप हिटलर के साम्राज्य विस्तार को समझ पाएंगे। हिटलर को लग रहा था कि धीरे धीरे उसको कामयाबी मिल रही है, लेकिन हिटलर के साम्राज्य विस्तार को देखकर अर्थशास्त्री शाख्त ने उसे सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न करने का सलाह दिया, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मन में शाख्त की बात ज़्यादा पसंद नहीं आई और शाख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट को दूर करने का एक नया रास्ता चुना और वो था युद्ध का रास्ता। और यही युद्ध का रास्ता उसका द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हमारे सामने आता है और यही द्वितीय विश्व युद्ध उसके विनाश का कारण भी बनता है। हिटलर ने सितंबर 1930 में पोलैंड पर हमला कर दिया और जब उसने पोलैंड पर आक्रमण किया तो उसके समर्थन में फ्रांस और इंग्लैंड के भी उसका युद्ध शुरू हो गया। 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि कर लिया और इस संधि के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर की छवि जो है और मजबूत हो गई थी, क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाले सरकार बना दी गई थी। और देखा जाए तो 1940 के अंत तक हिटलर अपने ताकत के शिखर पर था, यानी अपनी सर्वोच्चता पर था। हिटलर ने अपना पूरा ध्यान पूर्वी यूरोप की तरफ लगा दिया और वह 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया। और देखा जाए तो इतिहास में ये हिटलर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी गई थी। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ थे और बाद में इसमें अमेरिका आता है, और दूसरी तरफ जो धुरी शक्तियाँ थीं या केंद्रीय शक्तियाँ थीं उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और जापान शामिल था। तो जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया तो सोवियत संघ की सेना ने भी स्टालिनग्राद तक जर्मनी को पीछा किया और उसको पराजित कर दिया। जर्मन सेना का पीछा करते हुए सोवियत संघ बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचा था और ये घटना सोवियत संघ के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अगले आधी सदी के लिए पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। बच्चों, अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में अमेरिका ने अपने आप को दूर रखा था और इस दूर रखने के पीछे कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भी आर्थिक नुकसान हुआ था वो इसको दोबारा झेलने को तैयार नहीं था। लेकिन इधर
परिस्थितियां बदलती जा रही थीं, जापान ने अपना समर्थन हिटलर को दे दिया और उसके साथ मिलकर अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। इस घटना के बाद अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश कैसे चुप रह सकता था, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसके घर में घुसकर और उसके ही घर पर आक्रमण कर दिया जाए। अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिकी परमाणु बम गिरने के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया। आगे चलकर जापान ने 1945 में खुद आत्मसमर्पण भी कर दिया और हिटलर के विषय में मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि उसने अपने मंत्री के साथ जाकर एक बैंकर में आत्महत्या कर ली थी अपने परिवार के साथ। तो बच्चों, ये कहानी आपको हेलमुट की जो शुरुआत में आपने सुना था उसी से मैं अटैच करना चाहूँगी कि नाज़ियों ने कैसे कैसे जुल्म किए थे और उनको ये डर था कि जब वो हार गए हैं इस द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद मित्र राष्ट्र उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए इसी डर से हिटलर ने भी आत्महत्या कर ली थी। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। अभी तक आपने द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में देखा। जो भी नाज़ियों के विचार थे बच्चों, वो बिल्कुल डिफरेंट थे और वो विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं देते थे। वे नस्ली आधार पर या तो बहुत बेहतर थे या बिल्कुल ही कमतर थे। वे नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर और यहूदी सबसे निचले पायदान पर रखते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। हिटलर की नस्लवादी विचारधारा चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों का आधार था। चार्ल्स डार्विन ने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा प्रतिपादित की थी और हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अतिजीविता का सिद्धांत ये था बच्चों कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा रहेगा। इसी सिद्धांत के अनुसार हिटलर ने अपने ये नस्लवादी विचार दुनिया के सामने लाए थे। इसके अलावा हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू जीवन परिधि की राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। हिटलर को विश्वास था कि मातृभूमि पर अधिक से अधिक कब्जा करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा और नए लोगों से या नई जगह पर एक दूसरे से संबंध स्थापित करने में कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। इस तरीके से शक्ति में वृद्धि एवं राष्ट्र के लिए संसाधन को बढ़ाया जा सकता है, ये हिटलर का मानना था। हिटलर अपनी सीमाओं को फैलाना चाहता था और हिटलर की इस अवधारणा का सबसे पहला प्रयोगशाला पोलैंड देश बना। नस्लवादी राज्य की स्थापना। नस्लवादी राज्य की स्थापना एक शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक समाज का निर्माण करना था। इनकी दृष्टि से यही वर्ग समाज में जरूरी था, बाकी जितने भी वर्ग थे या जितने भी जाति धर्म थे ये सभी अवांछित थे। इन्होंने यहूदियों, जिप्सियों और अश्वेतों को अवांछित लोगों की श्रेणी में रखा था और रूसी एवं पोलिश मूल के लोगों को निम्न मानव श्रेणी का माना था। सबसे बुरी स्थिति यहूदियों की थी, क्योंकि इनका मानना था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। पोलैंड वासियों को मवेशियों की भांति साम्राज्य से निष्कासित कर दिया गया और जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जो बच्चे पोलिश थे और वो आर्यों जैसे दिखते थे यानी गोरे चिट्टे, तो उनका नस्लीय जांच कराई जाती थी। अगर वो नस्लीय जांच में पास हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाज़ी जो है कल्पना लोग या यूटोपिया के निर्माण में लग गए थे। ये अपने आतंक, नस्लवादी कल्पना या आदर्श विश्व के निर्माण की प्रक्रिया में व्यस्त थे। इन्होंने इसके लिए दो ही रास्ते चुने थे, जनसंहार और युद्ध। पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया हिटलर ने और उत्तरी पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया और जो पोलैंड के बुद्धिजीवी थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि हिटलर को इन्हीं से सबसे ज़्यादा खतरा महसूस होता था। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, क्योंकि आपने देखा कि वाइमर गणराज्य में जब आर्थिक महामंदी की स्थिति आई थी तो अधिकांश जो युवा थे वो बेरोजगार थे और उनके पास कोई काम नहीं था। वो गले में तख्ती लटका के घूम रहे थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मैंने आपको बताया था कि हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था, तो उसने अपने भाषणों से लोगों को बहुत प्रभावित कर दिया था और विशेषकर युवा वर्ग उससे बहुत प्रभावित था। और हिटलर ये मानता था कि शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए जो बच्चे हैं उनको इसका ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। उसने राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जर्मनी और यहूदी बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे और ना ही वे एक साथ खेल सकते थे। जो भी अवांछित बच्चे थे
जो अवांछित में जो यहूदियों, जिप्सियों और अश्वेत के बच्चे थे, उनको धीरे धीरे करके स्कूल से निकाल दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। पाठ्य पुस्तकों को पुनः लिखा गया। एक नस्ल विज्ञान नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरुआत किया गया और बच्चों को ये सिखाया गया कि वह यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। हिटलर ने जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से युक्त करने के लिए युवा संगठनों की ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। 10 साल की कम उम्र के बच्चों को युंग फ्रॉक में दाखिल कराया जाता था और जब ये बच्चे 14 साल के हो जाते थे, इन लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। ये प्रक्रिया सारे ही जर्मन के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु में लेबर सर्विस में शामिल होना पड़ता था और इसके उपरांत उन्हें सेना में कार्य करना पड़ता था। इनके लिए नाज़ी संगठन की सदस्यता बिल्कुल अनिवार्य थी। इसी के क्रम में नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ और 4 साल बाद इसे हिटलर यूथ के नाम से जाना गया। 1933 तक इस संगठन में 12.5 यानी 12.5 लाख बच्चे शामिल हो चुके थे और युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए जितने भी पुराने युवा संगठन थे उनको भंग कर दिया गया था और उन पर आगे चलकर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। मातृत्व की नाज़ी सोच, ये बच्चों हमारा अगला टॉपिक है। इसमें नाज़ी जर्मनी में बच्चों को ये बताया जाता था कि पुरुष और औरतों में जो एक बुनियादी भिन्नता होती है, ये उन्हें समझाया गया था। वहाँ पर लड़कियों से ये कहा जाता था कि उनका फ़र्ज़ एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उन बच्चों का पालन पोषण करना है। लड़कों के विषय में ये कहा गया था कि ये मर्दाना, पत्थर दिल और आक्रामक होना इनके लिए आवश्यक होना चाहिए। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता था। जो भी औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों या जिप्सियों के बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था। और इसके अलावा जो औरतें नस्ली बच्चों को यानी जर्मन बच्चों को जन्म देती थी, उनको इनाम दिए जाते थे। अधिक बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को तमगे भी दिए जाते थे, जैसे सेना में सिपाहियों को दिए जाते थे, वैसे हिटलर ने इन माताओं को भी तमगे प्रदान किए थे। तमगे यानी मेडल, आप समझ रहे होंगे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का मेडल दिया जाता था। जो भी औरतें, चाहे वो जर्मन हो चाहे यहूदी हो, अगर वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं तो उनकी सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड देने की भी व्यवस्था की गई थी। नाजियों ने अपने शासन का विस्तार करने के लिए मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया था, प्रचार साधनों का भरपूर इस्तेमाल किया था, लेकिन बहुत ही सावधानी और होशियारी पूर्वक। उसने हत्या और मौत जैसे शब्दों का उपयोग कभी नहीं किया। इसके लिए नए नए शब्दों की खोज की गई थी। जैसे आपको गैस चैम्बर की घटना याद होगी, मैंने आपको बताया था कि हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में इकट्ठा करके एक साथ मार दिया था। बच्चों, उस समय गैस चैम्बर को गैस चैम्बर नहीं कहा जाता था, उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि ये गैस चैम्बर जो है स्नान घर की तरह दिखते थे और उसमें नकली फव्वारे भी लगे रहते थे, लेकिन उन फव्वारों से पानी नहीं निकलता था, उन फव्वारों से गैस निकलती थी और वहाँ पर उन लोग यहूदियों को या अन्य जातियों को ठूस कर भर दिया जाता था और गैस ऑन कर दी जाती थी, जिससे लोग का दम घुट के मौत हो जाती थी। नाज़ियों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए तस्वीर और फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब इस्तेमाल किया था। जो भी प्रचार फिल्में दिखाई जाती थी उनमें यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। बच्चों, यहूदियों और जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि दोनों ही समुदाय एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी नाज़ियों ने यहूदियों को केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से सम्मानित किया था। इन्होंने स्वयं को सबकी समस्याओं का निदान करने वाले के तौर पर पेश किया था। आम जनता और मानवता के विरुद्ध अपराध। बच्चों, इन नाज़ियों के विषय में जो जर्मन में आम जनता थी उनके क्या विचार थे? साधारण लोगों को तो ये विश्वास था कि देश का विकास नाज़ीवाद से ही संभव है, लेकिन जर्मनी में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ये नाज़ी पसंद नहीं आते थे। बच्चों, आप अपने देश का उदाहरण ले सकते हैं कि आपके यहाँ जब चुनाव होते हैं तो तमाम तरह की पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, लेकिन क्या
हर पार्टी को वोट तो देते नहीं हैं, जो हमारी फेवरेट पार्टी होती है हम उसी को वोट देते हैं। उस तरह जर्मनी में जब तानाशाह था, तो जब ये तानाशाही शासन व्यवस्था से लोग बिल्कुल परेशान हो रहे थे, तरह तरह के अत्याचारों को देख रहे थे, तो कुछ लोगों को ये अत्याचार पसंद नहीं आ रहे थे। लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद भी नाज़ियों की बात का विरोध किया। वो डरे नहीं, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुप था। यानी वो बिल्कुल ना, वो कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा था कि उसे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, बल्कि वो मूक समर्थन नाज़ियों का ही कर रहा था, क्योंकि ये लोग विरोधी कदम उठाने और अपना मत व्यक्त करने में नाज़ियों के विरोध करने से डरते थे। इसीलिए लोग बिल्कुल शांत थे। महाध्वंस या होलोकॉस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये अक्सर आपकी परीक्षा में आता है, इसलिए इसे आप ध्यान से सुनेंगे। जर्मनी में हुए रक्तपात और दमन का अनुमान दुनिया को जर्मनी के हार के बाद ही हुआ। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है, तो किस तरह से नाज़ियों ने जर्मन जनता पर या अन्य यहूदियों पर अत्याचार किए थे, उसका खुलासा होता है। युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को इतिहास में महाध्वंस के नाम से जानते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे कहीं। जितने भी लोग यातना के शिकार थे, उन्होंने अपने इस नरकीय जीवन का ब्यौरा अपनी डायरियों में और अपने दस्तावेजों में लिखा हुआ था। उसी से हमें जानकारी भी मिलती है। और क्योंकि जितने भी स्मृति लेख, साहित्य, वृत्तचित्र और शायरी स्मारकों और संग्रहालय पाए गए हैं, वो इस महाध्वंस का इतिहास बताते हैं, और ये आज भी जर्मन जनता के स्मृति में जीवित है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ियों को ये अंदाज़ा हो गया था कि उनकी पराजय निश्चित है, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया था, और उनका इरादा ये था कि जितने भी इस तरह के साक्ष्य हैं उनको जला दिया जाए, ताकि दुनिया को कुछ पता ना चले। लेकिन ये साक्ष्य जो है आज भी जीवित हैं, और उस घटना का जिक्र हमारे सामने ले आते हैं, जिनसे हम इतिहास के पन्नों द्वारा रूबरू होते हैं। बच्चों, आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके प्रश्न सिर्फ इसी क्लास में ही नहीं, आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल होंगे वहाँ पर पूछे जाते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से इसे पढ़िए और इसे समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।